हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप all are fine. Let's begin our next chapter. As I said in previous videos, ये हमारा सेकंड चैप्टर है. इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही करवाया था, तो उसमें क्या बोला था कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नेम होता है, उस नेम को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमारा जो मेन चैप्टर का जो मेन पर्पस होता है वो हमारा क्लियर हो जाता है ना. जैसे कि इस चैप्टर का नेम क्या है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन भी बनेगा वो भी यही क्वेश्चन होगा. मेन क्वेश्चन यही लिख लेगा इस चैप्टर से कि भाई क्या फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं हमारे भारत के संविधान की. हाँ, तो अब यही इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे. अब ये इंट्रोडक्शन दे रखा है. इंट्रोडक्शन में कुछ भी चीज़ें नहीं है. इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं. तो आप अगर इंट्रोडक्शन लिख भी रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का रेफरेंस देकर वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मेन चीज़ें वो लिख कर आप एक अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. ठीक है, चलो फिर जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हम इसका कि भाई फीचर्स हैं क्या. चलो फिर भी स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ें हम जान लेते हैं. मीन्स क्या, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी वो कब बनी थी? 1946 में. ठीक है, फिर जो हमारा संविधान था वो बन गया. बनने के बाद जब उसे अडॉप्ट करा गया, जब उसे अपनाया गया, स्वीकार करा गया, वो कब? 1949. ठीक है, 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था. हाँ भाई, ये हमारा संविधान हो गया था. और क्या करा था, इसको जब लागू करा गया था, लागू मीन्स क्या, जब इसको इम्प्लीमेंट करा गया था पूरे देश में, वो कब करा गया था? 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया था. ठीक है, ये चीज़ें थी. और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनाई गई थी उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389. इतने मेंबर्स की असेंबली थी. 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस के लिए इंडिकेट करे गए थे. और 93 मेंबर्स मुस्लिम्स जो वो थे, जो मुस्लिम्स के लिए जौन से प्रोविंस उस टाइम पर बनाए गए थे उनके लिए इतनी सीट्स निर्धारित करी गई थी. और बाकी की जो हैं वो छोटे छोटे कमिश्नर स्टेट्स वगैरह करके उन्हें वो करी गई थी. ठीक है, डिक्लेयर करी गई थी उन्हें. ठीक है, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? और थोड़ा सा ये, क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसमें ये टोटल मेंबर थे और 7 मेंबर्स की एक क्या थी, 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी. और जब जो टोटल मेंबर्स की जब क्या हुई थी, टोटल मेंबर्स की जब ये फर्स्ट टाइम जो असेंबली हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को. और जब सेकंड मीटिंग हुई थी इनकी, सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर एक परमानेंट हेड के रूप में चुन लिया गया था. हाँ, और ये 7 मेंबर्स की जो मेन कमेटी थी, 7 मेंबर्स की जो मेन कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो हेड जो बने थे वो थे अंबेडकर जी. ठीक है, चलो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो किन किन देशों के संविधान से चीज़ें लेकर बनाया गया, ये हमने पढ़ा. अब इसमें पढ़ेंगे, बना तो लिया, अब उनके मेन फीचर्स, वही चीज़ें जो हमने वहाँ से ली, अब उन्हीं को हम यहाँ डिटेल में चीज़ें देख लेंगे. जैसा कि आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट मीन्स मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारत का संविधान है उसकी जो मेन विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे. पहला पॉइंट क्या है? एक लिखित एवं विस्तृत संविधान. ए रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जो भारत का संविधान है वो क्या है, वो रिटन है, लिखित रूप में विद्यमान है. अगर कोई हम भी चाहें अगर हमारे संविधान को पढ़ना है तो उसकी एक दस्तावेज कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं,
उनको हम रीड कर सकते हैं। तो वो लिखित रूप में सारी चीज़ें हैं, तो वो लिखित संविधान होता है। और अगर हम बात करें विस्तृत की, ये जो भारत का संविधान है वो बहुत विस्तृत है। विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। दुनिया में बहुत सारे मतलब दुनिया जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारी मतलब इन उसमें वर्ल्ड में जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से मेन फीचर्स लिए गए हैं, मेन चीज़ें ली गई हैं, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना लंबा है नहीं, किसी का भी इतना लंबा नहीं जितना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए मेन फीचर क्या हो गया इसका, ये क्या है, एक रिटन है और लेंथी है। ठीक है, रिटन और लेंथी है। क्यों, यहाँ पे देखो कुछ देशों का भी वो दे रखा है। चलो कुछ देशों का तो अभी देखेंगे। देखो भारत के अगर उसकी बात करें, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसमें टोटल आर्टिकल्स कितने थे? टोटल आर्टिकल्स थे 395। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये बनकर तैयार हो गया था तो देखो एडॉप्शन के बारे में तो मैंने अभी बता दिया था कब एडॉप्ट करा था ये। तो टोटल आर्टिकल कितने थे? 395 थे। और कितने भागों में बांटा गया था उसको? 22 भागों में। और कितने वो शेड्यूल्स थे? देखो यहाँ पे तो ये भागों का थोड़ा, अगर शेड्यूल्स की बात करें तो वो 8 शेड्यूल थे। यहाँ पे 12 दे रखे हैं, ये बाद में वो कर दिया गया था। टोटल कितने थे? पहले के टाइम पर 8 शेड्यूल थे, फिर 4 शेड्यूल्स को बाद में इसमें ऐड ऑन करा गया था। ठीक है। हाँ, तो अगर देखिए, अगर इन देशों की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, जैसे अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो उसमें कितने हैं? 7, ओनली 7। सिर्फ 7 ही उसमें अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। कनाडा की बात करें तो कनाडा के में कितने हैं? 147। लेकिन भारत के देख रही हो ना, भारत की आज के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो ये 395 के अराउंड थे, लेकिन आज के टाइम पर तो 470 आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 12 शेड्यूल्स में डिवाइड है, और उसमें अमेंडमेंट कर के जो आर्टिकल्स हैं वो भी अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब संशोधन होते रहते हैं। और अब तक टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल ये 2021 में मई के टाइम पर एक हुआ था। ठीक है, ये मतलब 105th वाला जो अमेंडमेंट है वो अभी हुआ था 2021 में। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसा ये चाइना का भी दे रखा, सिर्फ सबसे वर्ल्ड की सबसे मतलब बड़ा देश है पॉपुलेशन वाला, फिर भी इसके जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ इतने ही है 138, लेकिन भारत के बहुत बड़ा है। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो रिटर्न है, क्योंकि अगर हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की, ब्रिटेन का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटर्न में नहीं है। वो सिर्फ ऐसी वर्बली चीज़ों पर चलता है, भाई कहावती चीज़ों पर, पूरी तरीके से प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, लेकिन इंडिया का है। ठीक है। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ अन्य देशों के 1-2 एग्जांपल्स आप इनसे देकर बता सकते हैं कि भाई ये जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनमें इतने नहीं, लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। तो ये सब। सेकंड फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो इसके एक मेन फीचर है। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल होती है प्रस्तावना। जो हमारा संविधान है उसमें जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर एक प्रस्तावना तैयार करी गई, और उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो हमारे संविधान में है। तो वो भी एक क्या है, एक विशेषता है हमारे संविधान में भी, इसे शामिल किया गया है। क्योंकि जैसे कि अगर ये एक वो बन गया था, ये जितने भी देशों के नाम आप देख रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना शामिल करी थी। तो भारत ने भी अपने अपने देश की प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी, संविधान में शामिल करी। तो ये एक इसकी इसका एक मेन फीचर था। और अगर उसकी बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, कि मीन्स उसमें दिया गया स्टार्टिंग कैसे होती है हमारे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे होती है ना, हम भारत के लोग, ये मेन चीज़। और ये जो हम भारत के लोग वाली जो चीज़ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ से ली गई थी? वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, हाँ। और जैसे ये वाले, अगर इन वर्डों की बात करें, भारत में एक
प्रभुसत्ता संपन्न। प्रभुसत्ता संपन्न क्या होता है? प्रभुसत्ता संपन्न होता है सॉवरेन कंट्री, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके अफेयर्स होते हैं, मामले होते हैं, उन सब चीज़ों को वो अपने आप हैंडल करे, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव ना हो, अपने फैसले खुद ले, चाहे वो अपने देश के आंतरिक मामले हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी फैसला, विदेशी नीति हो, तो वो उसके खुद के फैसले पर मतलब उसके खुद के फैसले पर चले, तो वो होती है सॉवरेन, मतलब ठीक है, सॉवरेन मीन्स ये वो होती है प्रभुसत्ता संपन्न। लोकतंत्रात्मक की बात करें, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, मतलब जहाँ पे लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, चुनाव होते हैं जहाँ पे, हाँ, तो वो लोकतांत्रिक कहलाता है। गणराज्य, गणराज्य का जो सिंपल मीनिंग होता है वो ये होता है कि भाई जिस देश में देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको, मतलब जो देश है उसका जो मेन पावर है वो क्या है, मीन्स उस पावर को क्या कर जाता है, जो मतलब देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको या लोगों के द्वारा वो करा जाता है, जो लोग हैं वो करते हैं उसको, मतलब उस पर रूल वो करते हैं, या तो उस शक्ति को चलाने का जो काम है वो तो या लोग करते हैं डायरेक्टली, या उनके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस शक्ति का यूज़ करके देश का विकास कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की बात करें, किसके प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उन्हें, राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति देश के मुखिया माने जाते हैं। ये सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे सुप्रीम जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो वो जो राष्ट्रपति है वो उस शक्ति का, जो राष्ट्रपति वाली जो शक्तियाँ हैं उसका यूज़ कौन कर रहा है, लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, हाँ, लोगों के द्वारा जो चुना हुआ एक लीडर है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसको हम डायरेक्ट ना चुनकर वो इनडायरेक्ट होता है, हम अपने वो जो सांसद होते हैं, हाँ, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं उनको हम चुनते हैं ना, वोट डालते हैं, वो चुने जाते हैं, फिर उनमें से एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है, मीन्स अप्रत्यक्ष, लेकिन है तो वही मेंबर ना जिसको लोगों के द्वारा चुना गया। तो देश का जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम शक्ति है, उसका कौन चला रहा है, लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, तो वो होता है गणराज्य। और अगर हम बात करें, देखो 42 अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें ये वर्ड भी शामिल करे गए थे, जैसे सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है, समाजवाद, हाँ, सामाजिक चीज़ों, भाई समाज का विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो शामिल करी गई थी। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष में सेकुलरिज्म क्या होता है, ये यहाँ पर मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव ना होना, और जो गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये होता है। तो मतलब किसी भी देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म ना होना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर धर्म है ही नहीं, जिसको हम ये बोलते हैं हिंदुस्तानी, तो वो नाम इंडस रिवर की वजह से रख दिया गया था। वैसे ये नाम वही है, मतलब कोई ये एक रिलीजियस नाम नहीं है भारत का जो हिंदुस्तान है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक पर्टिकुलर रिलीजन है मुस्लिम, मतलब वहाँ का जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, वो एक धार्मिक स्टेट है, मतलब धार्मिक कंट्री है, ठीक है। तो ये होता है, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। ये सारे वर्ड भी इसमें जोड़े गए थे। तो ये सारी हमारी चीज़ें ये प्रियम्बल में है। अगर हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी बुक का, वो प्रियम्बल के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, प्रियम्बल के बारे में उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो मैं उसे भी करवा दूँगी, आप देख सकते हैं, देख लेना। कुछ न, अगर आप इसे अभी जल्दी ही देख रहे हैं तो कुछ दिनों में उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप चेक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे रिलेटेड कि हाँ भाई डाला गया या नहीं। तो आप अगर नोटिफिकेशन नहीं भी ऑन करते तो आप वैसे जाके चेक कर सकते हैं, बीच बीच में जाके चैनल को क्या क्या डाला गया, तो आप देख सकते हैं उन्हें भी, और शेयर भी कर सकते हैं। और क्या, चलो ठीक है, अभी ये हो गया, पता चल गया ना, संविधान की प्रस्तावना भी एक इसकी मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और थर्ड पॉइंट है
ये संप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, ये जो वर्डिंग है, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये सारे एक्सप्लेन करे ना, तो वही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट बनाए गए, इनको भी यहाँ इस बुक में अलग से डिफाइन करा गया। तो चलो चलो जल्दी से बता देती हूँ। और ये जो सारे वर्डिंग थे वो कब शामिल करे गए थे हमारे उसमें, मतलब मेन चीज़ तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ था कि भाई अगर हम बात करें समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, और तो ये जो वर्ड है वो मतलब ये स्टार्टिंग में प्रियम्बल में थे, ये वाले वर्ड तो स्टार्टिंग से प्रियम्बल में थे, लेकिन ये जो 2 वर्ड हैं वो 42 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल करे गए थे। तो इनको ये डिफाइन यहाँ पे करा गया। ठीक है, तो क्या होता है अभी बताया मैंने, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न कौन सी कंट्री होती है? वो कंट्री जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसके अफेयर्स हैं वहाँ पर वो पूरी तरीके से फ्री हो, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव ना हो, वो होती है कंट्री, उसे बोलते हैं सॉवरेन कंट्री। ठीक है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट के लिए, देखो ये वर्ड भी, सोशलिस्ट वर्ड भी 42 अमेंडमेंट जो करा गया था उसमें शामिल करा गया था। देखो समाजवाद क्या होता है? समाज के सभी वर्गों को क्या करें? समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी एक विशेष वर्ग का मतलब वो ना करा जाए, तो उसके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, भले वो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक उसके आधार पर हो कि भाई पैसे वैसे से, तो वो मतलब जो मतलब जैसे हम देखते हैं ना, ये समाज में क्या चीज़ें होती हैं, अमीरी गरीबी, जातिवाद, ये सारी चीज़ों के आधार पर पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, लेकिन आज के टाइम पर ये जो जातिवादी से संबंधित जो भेदभाव हो वो समाप्त हो गया है। अगर कोई करता भी है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक की बात करें, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आर्थिक भेदभाव भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो सारी चीज़ें भेदभाव तो भाई होता है। अगर हम ये जो सिटीज़ की बात करें यहाँ पर, तो ये चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी हैं, मतलब ज़्यादा भेदभाव नहीं होता, लोग कमाते हैं खाते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाके देखें, मतलब ग्राउंड लेवल मीन्स विलेजेस में जाके देखें, छोटे छोटे गाँवों में जाकर देखें, तो वहाँ पर अब भी जाति के आधार पर भी चीज़ें भेदभाव की होती हैं, लेकिन संविधान में ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अब थोड़े थोड़े सुधार आते जा रहे हैं उस चीज़ में। तो यही होता है कि समाज में सबको समान अधिकार। धर्मनिरपेक्ष वही होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना करना, किसी कंट्री का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है तो वो कंट्री कहलाती है सेकुलर। अपनी कंट्री हो गई, अपना देश हो गया, उसका कोई पर्टिकुलर धर्म है ही नहीं, रिलीजन है ही नहीं। ठीक है, अगर हम वहीं दूसरे देशों की बात करें तो उनका है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि आप ये 4th पॉइंट भी लोकतंत्रात्मक मीन्स क्या? लोकतंत्र है, जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधि जो हैं उनका चुनाव करती है, लीडर्स का। अगर 5th वर्ड की बात करें, 5th वाला भी वही मतलब है कि भाई जहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है गणराज्य का अर्थ यह है कि देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, मतलब देश का जो मुखिया है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, वो चुना गया हो, वो चुन कर गया हो, ऐसी कोई अपॉइंट कर दे एमी तो वो नहीं, उसका चुनाव जनता ने करा हो तो वो देश को चला रहा है, तो चाहे वो प्रत्यक्ष हो मीन्स डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, तो वो जो कंट्रीज होती हैं वो गणराज्य कहलाती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब अगर 4th पॉइंट की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर पार्लियामेंट हो। भारत में संसद है ना, भारत में संसद है, फिर संसद में 2 सदन हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। इस थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि क्या है कि इसमें संसदीय प्रणाली है, और क्या संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। इस प्रणाली में क्या मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम अथवा उत्तरदायी सरकार मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी मतलब कहते हैं इसको। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मतलब क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ना, किसके प्रति? संविधान के प्रति। जनता की तो खैर जनता के प्रति भी, क्योंकि वो चुनाव कर भेजते हैं, लेकिन संविधान के प्रति ज़्यादा उन्हें वो होना होता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ? चलो अभी ये भी चीज़ देख लेते हैं, ये थोड़ा निशान लगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय शासन को संसदीय शासन के अनुरूप
विधान पालिका और कार्यपालिका के आपसी घनिष्ठ संबंधों के आधार पर गठित किया गया है। मतलब जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या करता है भाई, जो विधान पालिका है, लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों का जो संबंध है वो भी बताता है और उसमें बैलेंस बनाकर चीज़ें करने की कोशिश करता है। आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ना, मीन्स संसदीय शासन प्रणाली। चलो ठीक है, एक बार वैसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, संसदीय शासन प्रणाली क्या, जहाँ पे संसद होती है, भारत में संसद है ना, भारत में संसद है और राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई। यहाँ पर जो लोग हैं वो चुन कर जाते हैं, हम ही लोग होते हैं, मतलब जो 18 से अबव हैं वो वोट डालते हैं, तो फिर वो लोग चुन कर वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई संसद के द्वारा। और भारत का जो वैसे मुखिया होता है, कौन मुखिया होता है भारत का मीन्स क्या, पूरे देश का जो मुखिया है वो कौन कहला रहा है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन उसकी जो शक्तियाँ सिर्फ नाम मात्र की, जो मेन पावर है वो मेन जो काम किसके द्वारा करा जा रहा है, वो इनके द्वारा, क्या, ये मंत्रिमंडल, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, भले ही मुखिया है देश का, लेकिन उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ नाम मात्र की है, नाम के लिए मुखिया है, लेकिन ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा, प्रधानमंत्री हो गया या उसके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके द्वारा उन शक्तियों का यूज़ करा जाता है प्रॉपर तरीके से। तो वो होता है संसदीय प्रणाली, ठीक है। और 5th पॉइंट देखें तो संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव। देखो, संघात्मक सिस्टम क्या होता है, संघात्मक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल होती हैं, हाँ, उनकी शक्तियाँ डिफाइन करी होती हैं वो सब। लेकिन जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का एक ये मेन फीचर है, क्या फीचर है कि भाई भारत का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों से संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा मेन पावर किसको दी गई है, केंद्र को। जैसा कि यहाँ पे ये जो सूचियों का है, ये लिस्ट वगैरह होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मेनली बात करें तो उसमें क्या है, उसमें जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए दी गई कि भाई जो भी आइटम्स या जो भी सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून आपस में टकराते हैं तो किसके कानून ज़्यादा मान्य होंगे, किसके कानून लागू होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। इसलिए संघात्मक है, राज्य केंद्र दोनों का सिस्टम है, दोनों की पावर्स हैं, लेकिन मेन पावर केंद्र की है। तो वो ये है कि भाई संघात्मक होने के बाद भी एकात्मकता की तरफ झुकाव है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट, बस इस पेज पे भी ज़्यादा कुछ नहीं, चलो ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के जो पहले वो थे, जो सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसमें पहले इतने विषय थे, इतने सब्जेक्ट थे, कितने, 97 विषय थे, लेकिन आज के टाइम पे 100 हो गए हैं वो। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में पहले स्टेट लिस्ट में 61 थे, आज के टाइम पे 66 हो गए। और कॉन्करेंट की बात करें तो पहले 47 थे, आज के टाइम पे 52 आइटम्स हो गए हैं, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो 6 पॉइंट क्या है हमारा, लचीला एवं कठोर। जो हमारा भारत का संविधान है वो लचीला है, कठोर है। मतलब जो भारत का संविधान है वो लचीला, देखो लचीला मीन्स होता है वो कि भाई जिसमें आसानी से कुछ भी बदलाव कर दिया जाए, वो होता है लचीला। और कठोर वो होता है कि भाई ऐसा संविधान जिसमें किसी तरीके का कोई बदलाव करना बहुत मुश्किल हो, वो होता है। लेकिन जो भारत का संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी। क्यों? क्योंकि समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, भाई जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनको अपने अमेंडमेंट कर हमें अपने संविधान में ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे क्या बताऊँ, देखो कठोर इस तरीके से कि भाई कोई भी जो अमेंडमेंट है, कोई भी अमेंडमेंट पास करना होता है तो लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, ये सारे इतने सारे उनसे गुजरना पड़ता है। अगर इस यहाँ पे पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, तो उसे राज्यसभा में जाके देखना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे राज्यसभा में पास होना पड़ेगा। राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट भी अगर उसे लगे कि भाई ये बिल ठीक ठाक नहीं है तो फिर वो उसको रद्द करवा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये कठोर भी है, ठीक है। और कुछ ऐसे विषय भी हैं हमारे संविधान में जिनमें क्या करना होता है, जिनमें अमेंडमेंट करना या जिनमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये कठोर भी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आगे 7 पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मौलिक अधिकार मीन छः मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। जो हमारा संविधान है, संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें सिर्फ इसके बारे में मेंशन करा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, भाई किसका? समानता का अधिकार। और फिर अगर आगे बात करें 19 से लेकर 25 तक के में, उसमें हमें राइट टू फ्रीडम के मेंशन करा हुआ है कि भाई राइट टू फ्रीडम होंगे क्या 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 होंगे, कैसे कैसे, उन सब चीज़ों के बारे में मेंशन करा हुआ है। फिर थर्ड वाला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई अगर शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भी अगर शोषण होता है तो फिर उसके विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं जाके, जैसे वही कंप्लेन अपने कर देना, अपना कोर्ट में जाना, ये सब चीज़ें। और वो कौन से आर्टिकल्स में? ये 23 से लेकर 24, ये इन 2 आर्टिकल्स में मेंशन है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता, वो 25 से 28 तक के में दी गई है कि धर्म को मानने, उसको प्रमोट करने, उसका प्रचार करने, वो सब की जो चीज़ें हैं वो धार्मिक में आ जाती हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो वो आर्टिकल 29 से लेकर 30, मतलब इन 2 आर्टिकल्स में मेंशन की गई। क्या होते हैं? भाई अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है वो करना, संस्कृति को अपना कर चलना। हाँ, अगर मान लो जैसे कोई इंसान है, अगर उसे कोई, अगर हम धार्मिक बात ही कर लें, जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, है ना, मतलब मुस्लिम्स की बात करें, उन्हें उनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं, अगर कोई लेडी है, हाँ, वो अगर अपना जिस तरीके से जैसे नियम कानून उसमें चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें, अगर वो टोटली वैसे ही अपना रही है, हाँ, वैसे अपना कर चल रही हैं, तो लेकिन वो उसकी मर्जी होगी। हाँ, वो अपनी रिलीजन फॉलो कर रही है ना वो। तो ये चीज़ हो गया, उसका कल्चर में आगे, भाई उसका पहनावा, जैसे बुर्का वगैरह होता है, हाँ, पहनावा हो गया। और अगर वैसे करें हिंदूज़ वगैरह, ये साड़ियाँ पहन लेती हैं, हिंदू लेडीज़ साड़ियाँ पहनना, मांग वगैरह जैसे भरती है ना, जैसे मुस्लिम्स में नहीं भरी जाती है मांग, लेकिन हिंदूज़ में मांग भरना, ये एक तरीके के वैसे होते हैं। रहन सहन, पहनावा, ये रिलीजन में, मतलब रिलीजन मीन्स इसमें कल्चर में आ जाता है, संस्कृति का फॉलो करना। अगर किसी को ये सब करने से रोका जाता है तो क्या, जो वो व्यक्ति जाकर कंप्लेन कर सकता है सीधे सीधे, और उसकी कंप्लेन सुनी भी जाएगी। तो ये होता है, ठीक है। अगर हम लास्ट की बात करें 6th वन की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मीन्स क्या होता है? ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके ये कुछ वैसे नहीं होता, जो संविधान के द्वारा, इसमें ये बताया गया भाई, जो संविधान के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनको जो लोग हैं वो अपना सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर वहाँ पर प्रस्तुत नहीं करा कोर्ट में, हाँ, तो फिर जो ये है सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो रिट्स वगैरह मतलब रिट्स जारी करती हैं। फिर उससे क्या होता है कि भी लोगों को फिर कोर्ट में पेश करना, उनकी सुनवाई, ये सब होता है। तो ये जो रिट्स वगैरह होती हैं वो सरकार के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ रिट्स दी गई हैं जिनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, जिनका यूज़ कर हम गलत तरीके से जो फंसाया जाता है उससे मतलब आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये, और कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, वही फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब ये दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, तो वो हमारे संविधान में मेंशन है, और ये भी एक मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये कब ऐड ऑन करे गए थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? वो 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1974, यस, 1974 में ये अमेंडमेंट हुआ था। तो उस टाइम पर उस अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ें शामिल कर दी गई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम 9th पॉइंट की बात करें, वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ वो होती हैं जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट के लिए मतलब संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसे लोगों की भलाई के लिए सामाजिक आर्थिक कार्य करने चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें संविधान के द्वारा मेंशन करी गई हैं, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए,
वो सब मेंशन करा हुआ है। लेकिन अगर सरकार उन चीज़ों को नहीं करती है, मतलब भलाई का काम है कि भाई जो सरकार है उसको लोगों की भलाई का काम करना है। अगर कोई सरकार भलाई का काम नहीं करती तो उस पर कंप्लेंट नहीं करी जा सकती। तो किस तरीके से काम करना है, क्या क्या करना चाहिए सरकार को, एक वो होते हैं ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। हाँ, और ये जो भाग 4 में दिए गए हैं, संविधान है हमारा, संविधान का जो भाग 4 है उसमें दिए गए हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि भाई अभी वो चीज़ देखी नहीं। फंडामेंटल राइट्स में अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है, इनको प्रोटेक्ट करने का भी जो एक प्रोविज़न बनाया गया है कि प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट्स हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है वो सीधा कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। और जो ये जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स क्या देखती हैं भाई, सरकार ने कोई कानून पास करा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को उनका उल्लंघन करता हुआ है, कर रहा है, तो ये कोर्ट्स क्या कर देंगी, सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, वो उस फैसले को उस पॉलिसी को रद्द कर देती हैं। हाँ, तो कानून का प्रोटेक्शन है, लेकिन इनके लिए नहीं है। ये जो अगर हम इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, अगर सरकार कोई भलाई का काम नहीं करती, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती, घर नहीं बनवाती या सड़कें नहीं बनवाती, तो हम इसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब अगर 10th की बात करें तो वह संयुक्त चुनाव प्रणाली एंड वयस्क मताधिकार। संयुक्त चुनाव प्रणाली क्या होता है? संयुक्त चुनाव प्रणाली वो होता है कि भाई जहाँ पर जैसे देश है, मतलब संयुक्त रूप से कि भाई किसी कोई भी अगर नेता खड़ा हो रहा है तो उसे धर्म, जाति, उसके आधार पर ना चुनाव करके पूरा एक संयुक्त रूप से उसका चुनाव करा जाए। जाति विशेष पर अलग अलग वो ना करा जाए कि भाई कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है, और उसको हर जाति, हर धर्म, हर तरीके के लोग उसको वोट दे सकते हैं। वो होता है संयुक्त चुनाव। और वयस्क मतलब वो होता है कि भाई कोई भी जो इंसान है वो क्या हो गया, 18 अबव हो गया, वो एडल्ट हो गया, तो उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। वो 18 के होते ही वोट डाल सकते हैं, तो वोट डालने का अधिकार है ना। तो ये भी एक मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अभी ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स वगैरह रह गए हैं, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। आई होप ये जितना भी अभी हमने करा है वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, अगर बहुत पूरा एकदम डिटेल में ना क्लियर हुआ हो, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।